Hello, my dear students. Jai Swaminarayan. This is our third part of chapter number 15, our environment. And this is the last part. After this, we will start our new chapter also. So, in previous lecture, we have discussed about our ecosystem and what are its components. हमने इकोसिस्टम देखा, उसके कंपोनेंट्स देखे, बायोटिक, एबायोटिक, ऑल दिस. So now our another topic is how do our activities affect the environment. In previous lecture I have said that कि हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ये हमारी एक्टिविटीज़ जो है कि जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है उसके बारे में हम बात करेंगे. सो टुडे we are an integral part of the environment. Okay, as we know हम भी इकोसिस्टम के एक पार्ट है, एनवायरनमेंट के हम पार्ट है. सो हमारे होते हुए एनवायरनमेंट को नुकसान भी होता है. सो चेंजेस इन द एनवायरमेंटल अफेक्ट अस एंड अवर एक्टिविटीज़ चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड अस बोथ. कि अगर एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो रहा है तो वो हमको अफेक्ट करेंगे. देन हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट बिगड़ जाता है या चेंज हो जाता है. सो वी हैव ऑलरेडी सीन इन क्लास 9th हाउ आवर एक्टिविटीज़ पॉल्यूट द एनवायरनमेंट. सो यू हैव लिसन अबाउट द पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, different types of pollutions in our environment and we are the responsible. हम humans ही है responsible उन pollutions के लिए. So in this chapter we shall be looking at two of the environmental problems in detail. कि ऐसी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि जिसकी हमारी वजह से एनवायरमेंटल को प्रॉब्लम होता है, बट वी विल लुक ओनली टू ऑफ दिस प्रॉब्लम्स. डेट इज़ डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर. ओजोन लेयर में डिप्लीशन होना, डेट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स. एंड अनदर इज़ वेस्ट डिस्पोजल. टू प्रॉब्लम्स मेनली कि जो एनवायरनमेंट को हमारी वजह से अफेक्ट करती है. सो फर्स्ट इज़ ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड. कि ओजोन लेयर क्या होता है और वो कैसे डिप्लीट होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ ओजोन. ओजोन इज़ O3. जैसे ऑक्सीजन O2 होता है, ओजोन इज़ O3 इज़ अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे यहाँ पर? 3 होंगे. ओके, नाउ वाइल O2 ऑक्सीजन हियर दिस इज़ नॉर्मली कॉल्ड एज ऑक्सीजन. O2 को हम नॉर्मली ऑक्सीजन बोलते हैं. सो इज़ एसेंशियल फॉर ऑल द एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ. की ऑक्सीजन तो हमें मालूम है कि हम सबके लिए ज़रूरी होता है, बट ओजोन इज़ द डेडली पॉइजन. ओजोन क्या है? हमारे लिए पॉइजन है. हमारी डेथ भी हो सकती है ओजोन से. सो हावेवर एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन. ओके, सो ओजोन इज डेडली पॉइजन बट हायर लेवल्स ऑफ पॉइजन इन द एटमॉस्फेयर इज़ एसेंशियल फंक्शन. वो हमारे ज़रूरी फंक्शन करता है. ओजोन जो होता है वो अगर हायर लेवल्स में एटमॉस्फेयर में है तो सो वो क्या करता है? ओजोन का काम क्या है? सबसे पहले इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन. सन जो होता है, ओके, सन से हमको कौन सी रेस मिलती है? अल्ट्रा वायोलेट, डेट इज़ यूवी रेस. यूवी रेडिएशन वाली सन से रेस पास होती है और हमारे अर्थ के ऊपर आती है. बट ओजोन का जो लेयर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से वो अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन जो सन का है वो हमारे बॉडी के ऊपर नहीं पहुंच पाता. मतलब कि हमारे अर्थ की सरफेस ऊपर नहीं पहुंच पाता बिकॉज ऑफ दिस शील्ड. शील्ड का मतलब क्या होता है? कि ऐसी लेयर, प्रोटेक्शन की लेयर कि उसको अंदर ही ना आने दे. आपने बड़े बड़े युद्ध देखे होंगे, उसमें शील्ड लोग यूज़ करते हैं तलवारबाजी में जो बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए. सो डेट इज़ द शील्ड. की ओजोन एक हमारा शील्ड जैसा काम करता है यहाँ पर. डेट इज़ डेट प्रोटेक्ट फ्रॉम द अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन. So this radiation is highly damaging to organisms. UV radiation is very highly damaging to organisms, all organisms. For example, it is known to cause the skin cancer in humans. Humans के अंदर जो skin cancer होता है, that is one of reason. कौन सा है? कि ये UV radiation जो होता है उसकी वजह से. So very important question can be asked in exam also. So ozone at the higher level of atmosphere is a product of UV radiation acting
ऑन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जब भी यूवी रेडिएशन ऑक्सीजन के, जो नॉर्मल हमारा ऑक्सीजन है O2, उसके मॉलिक्यूल पे ऊपर जब वो एक्ट करेगा, then ozone will be produced in higher level in the atmosphere. So the higher energy UV radiation split apart some molecular oxygen into the free oxygen atoms. ये किसकी वजह से होता है कि अगर हायर एनर्जी है यूवी रेडिएशन की, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के जो 2 मोलेक्यूल होंगे O2 होगा, उसको क्या करेगा, ओनली उन लोगों को स्प्लिट कर देगा। स्प्लिट करना मतलब उन दोनों को डिवाइड कर देगा। 2 ऑक्सीजन है तो एक को वहाँ, एक को यहाँ, 2 अलग अलग ऑक्सीजन के एटम्स को वो स्प्लिट करेगा। एंड दिस एटम्स देन कंबाइन विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म द ओजोन। अभी ये स्प्लिट हुए, ऑक्सीजन अलग अलग हो गए दोनों। सो अभी जो भी ऑक्सीजन, जो नॉर्मल ऑक्सीजन है, जो O2 वाला है, उसके साथ वो अलग सिंगल वाला जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करेगा और O2 + O = O3 यहाँ पर बनेगा। सो दिस यू कैन सी इन दिस ईयर रिएक्शंस। ऑक्सीजन 2 है पहले, सबसे पहले नॉर्मल ऑक्सीजन है O2, देन यूवी रेडिएशन की वजह से दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जुदाई यहाँ पर हो जाती है इन दोनों के बीच में O + O। देन दिस सिंगल O विल कंबाइन विथ O2, जो यहाँ ऐसे नॉर्मल भी तो O2 होंगे, उसके साथ ये O रिएक्ट करेगा एंड देन फाइनली O3 बनेगा। वेरी इजी। So the amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in the 1980s. ये ओजोन का डिप्लीशन कहाँ से शुरू हुआ है? ओजोन का जो लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो धीरे धीरे कैसा डिप्लीट हो रहा है। डिप्लीट होना मतलब कि वो ओजोन लेयर में डैमेजिंग हो रहा है, नुकसान हो रहा है उसको। सो ये 1980s से चलता आ रहा है। दिस डिक्रीज हैज़ बीन लिंक्ड टू द सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम रिपीटिंग अगेन कि ये ओजोन जो है, ओजोन लेयर, उसका डिक्रीज़ कहाँ से हो रहा है, उसका जो डिप्लीशन है वो उसकी वजह क्या है? सो वो लिंक होता है सिंथेटिक केमिकल्स की वजह से। और ये सिंथेटिक केमिकल्स में से एक कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एंड विच आर यूज एज अ रेफ्रिजरेंट एंड इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स। सो हम जो हमारे रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, हम एयर कंडीशनर्स यूज़ करते हैं, उसमें ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ किया जाता है, सिंथेटिक केमिकल। ओके, बट इन 1987 द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, कीप इन माइंड 1987 यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP succeeded in forming an agreement to the freeze CFC production at the 1986 कि 1986 में उतना ओजोन का जो लेयर था वो बहुत डिप्लीट हो चुका था। ओके, 1980 से वो डिक्रीज़ होना शुरू हुआ, बट 1986 में वो बहुत उसका जो बढ़ गया, उसका जो डिक्रीजन होना था वो एक लेवल उसका लिमिटेड हो गया। देन क्या हुआ कि 1987 के अंदर UNEP ने क्या किया कि फॉरगिंग किया एग्रीमेंट, ऐसा और एग्रीमेंट उन्होंने वो रिलीज़ किया कि CFC का जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाए। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो सिंथेटिक केमिकल है जिसकी वजह से ओजोन को नुकसान होता है, वो उसका प्रोडक्शन ही इन लोगों ने बंद करवा दिया, यूनेप ने। सो इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक द CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो उसके बाद से ये ज़रूरी हो गया है, कंपलसरी हो गया है कि जो लोग भी फ्रीज AC बनाते हैं, जो भी कंपनियाँ बनाती है, उनको अभी CFC फ्री मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ नहीं करना है जब वो फ्रीज बनाएंगे या AC बनाएंगे। सो CFC फ्री रेफ्रिजरेटर बनाना ज़रूरी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये लोग ये कंपलसरी हो गया है ताकि ओजोन को नुकसान ना हो सके। सो हियर इज़ द एक्टिविटी 15.4 that find out from the library, internet specially or newspaper reports के which chemicals are responsible for the depletion of ozone। one of तो मैंने आपको बता दिया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, but find out if the regulations put in place to control the emission of these chemicals have succeeded in the reducing the damage to the ozone layer। now has the size of hole in the ozone layer changed in recent year? ये आपको पता लगाना है, ये आपके लिए एक्टिविटी है, होमवर्क है। सो ओजोन का जो लेयर है उसमें जो होल हुआ है, होल की साइज़ रिसेंट ईयर्स में कैसी चेंज हुई है, ये आप लोगों को फाइंड करना है। नाउ दूसरी प्रॉब्लम जो है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को हम बिगाड़ते हैं, दैट इज़ द मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। गार्बेज मतलब कचरा।
जो हम कचरा निकालते हैं घर से वो सब. सो इन आवर डेली एक्टिविटीज़ वी जनरेट अ लॉट ऑफ मटेरियल डेट आर थ्रोन अवे. हमारी डेली एक्टिविटीज़ की वजह से ही ये हम कचरा फेंकते रहते हैं. सो व्हाट आर सम ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल्स, ऐसे कौन से वेस्ट मटेरियल्स हैं. व्हाट हैपन्स आफ्टर वी थ्रो देम, कि ऐसा क्या होता है अगर हम उसको बाहर फेंकेंगे. सो फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चंस. सो गाइस हियर यू कैन सी द गार्बेज. कितना कचरा हम लोग फेंकते हैं, देखो तो सही. अरे बाप रे, बहुत कचरा, बहुत कचरा. स्वच्छ भारत अभियान इसलिए तो मोदी ने शुरू किया है. सो वी हैव सीन इन चैप्टर ऑन लाइफ प्रोसेसेस दैट द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड बाय द वेरियस एंजाइम्स इन आवर बॉडी. सो इन आवर प्रीवियस चैप्टर्स की लाइफ प्रोसेसेस जब हमने पढ़ा था, डेट द फूड, उसके अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमने देखा था. डेट फूड जो हम खाते हैं डेट इज़ डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम्स इन आवर बॉडी. सो हैव यू एवर वंडर्ड वाई द सेम एंजाइम डज नॉट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट. कि आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्यों ना एक ही एंजाइम जो हम जो भी खाते हैं उन सारी चीज़ों को वो डाइजेस्ट कर सके. वी हैव लर्न अबाउट वेरियस एंजाइम्स की डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं. लिपिड्स के लिए अलग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अलग एंजाइम होते हैं. बट ऐसा एक एंजाइम नहीं होता है कि हम जो भी खाते हैं उन सभी को डाइजेस्ट कर सकें. तो फिर गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम ही नहीं होगी. बट एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन. ये एंजाइम का एक वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है डेट दे आर स्पेसिफिक एंड देयर रिएक्शन. मतलब वो अपने स्पेसिफिक है, वो वही काम करेंगे, वो दूसरे में टांग नहीं अड़ाएंगे. So specific enzymes are needed for the breakdown of a particular substance, meaning special enzymes are there in our digestive system that break down the particular substances. So that is why we will not get any energy if we try to eat coal. कि अगर हम कुछ भी ऐसा वैसा खा लेंगे या फिर कोल, यहाँ पर कोल खा लेंगे तो हम कोल को हम एनर्जी उसमें से नहीं प्रोड्यूस कर सकेंगे. बिकॉज ऐसे एंजाइम्स नहीं है कि जो हम कोल खाएंगे तो कोल से वो लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सके. सो एंजाइम्स आर वेरी स्पेशल इन देयर फंक्शन. Because of this, many human-made material like plastic will not be broken down by the action of bacteria or other saprophytes. So human-made materials here are the artificial and that is the plastic. Plastic is one of them कि जो हम प्लास्टिक का यूज़ जो करते हैं वो कोई उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है. मतलब कि यहाँ पर एक्शन ऑफ बैक्टीरिया है और सेप्रोफाइट्स है, वो भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते. सो इन एटमॉस्फेयर बैक्टीरिया एंड सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स आर देयर टू ब्रेक डाउन द सच मटीरियल्स. बट प्लास्टिक ऐसी चीज़ है कि उसको कोई बैक्टीरिया या कोई सेप्रोफाइटिक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते. सो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, पॉल्यूशन होता रहेगा. So this material will be acted upon by physical processes like heat, pressure, but under the ambient conditions found in our environment, this persists for a long time. कि ऐसे मटेरियल जो होते हैं विल बी एक्ट अपॉन बाय फिजिकल प्रोसेसेस, कि अगर हम हीट या प्रेशर देंगे तो भी ऐसे मटेरियल के ऊपर हम एक्ट कर सकते हैं. बट अंडर द एम्बिएंट कंडीशंस फाउंड इन आवर एनवायरनमेंट, कि हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी कंडीशंस होती है उसकी वजह से ये प्लास्टिक लॉन्ग टाइम तक भी रहता है. सो सब्सटेंसेस डेट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस डेट आर कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल मतलब कि ऐसे सब्सटेंसेस कि जो हम बाहर कचरा फेंकते हैं कि वो अगर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से अगर वो ब्रेक डाउन होते हैं सो डैट इज़ बायोडिग्रेडेबल. मतलब कि ऐसे प्लास्टिक्स भी होते हैं कि जो उनको बैक्टीरिया या कुछ सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स उसका बिगाड़ सकते हैं, मतलब उसको तोड़ सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं ताकि वो एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुँचाए. बट दैट इज़ कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल, कि जो बैक्टीरिया या जो भी सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स उसको अगर डैमेज करेंगे और उसको तोड़ेंगे सो उसको बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स बोलेंगे हम. बट हाउ मैनी ऑफ द सब्सटेंसेस यू मेड वेर द बायोडिग्रेडेबल, कि ऐसे कौन से ऐसे आपने सब्सटेंसेस देखे हैं अभी तक? सब्सटेंसेस डेट आर नॉट ब्रोकन डाउन इन द मैनर आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल. सो another opposite here definition, what is non biodegradable? So
बायोडिग्रेडेबल मतलब कि वो लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस थे वो ब्रेक हो सकते हैं, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कि नॉट ब्रोकन, कि वो ब्रेक हो ही नहीं सकते बायोलॉजिकल प्रोसेस से. सो दैट इज़ द नॉन बायोडिग्रेडेबल, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट. दिस सब्सटेंसेस मे बी इनर्ट. इनर्ट का मतलब होता है कि वो हमेशा के लिए रहते हैं, एंड सिंपली परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और मे हार्म द वेरियस मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम. हमारे इकोसिस्टम को भी वो नुकसान पहुंचाएंगे, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल. सो सम प्लास्टिक होते हैं ऐसे कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. सो हियर आवर अनदर एक्टिविटी के यूज़ द लाइब्रेरी और इंटरनेट. आप फिर से इंटरनेट का यूज़ कीजिए, गूगल बाबा का यूज़ कीजिए टू फाइंड आउट द मोर अबाउट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. हाउ लॉन्ग आर वेरियस नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एक्सपेक्टेड टू लास्ट इन आवर एनवायरनमेंट, कि कितने टाइम के लिए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस रहते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए. एंड दिस डेज न्यू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक विच आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल आर अवेलेबल. फाइंड आउट मोर अबाउट सच मटीरियल्स एंड वेदर दे डू और डू नॉट हार्म द एनवायरनमेंट. कि आप ऐसी लिस्ट बनाइए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक मार्केट में अवेलेबल हैं. ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क. Now visit any town or city and we are sure to find heaps of the garbage all over the place. आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आनंद चले जाइए. ओके, विजिट एनी टाउन और सिटी मतलब आप आनंद चले जाइए एक बार. एंड वी आर श्योर है हम इस बाबत में कि वहाँ पर आपको कचरा मिलेगा ही. यहाँ कहाँ हर जगह आपको कचरा मिलेगा. सो विजिट एनी प्लेस ऑफ टूरिस्ट interest and we are sure to find the place littered with the empty food wrappers. कि ऐसी कोई जगह पर आप जाइए, फॉर एग्जांपल कि वो वहाँ पर टूरिस्ट आते हो, दूर दूर से टूरिस्ट आते हो, सो वहाँ पर भी आपको फूड रैपर्स मिलेंगे, एम्प्टी फूड रैपर्स. वो लोग वेफर खाएंगे, फिर वेफर का जो रैपर होगा वो ऐसे तैसे फेंक देंगे. बिस्किट खाएंगे, वेफर खाएंगे, जो भी कुछ जो टूरिस्ट होते हैं. सो एम्प्टी जो फूड रैपर्स होते हैं वो भी ऐसे कहीं ना कहीं फेंक देंगे. इन द अर्लियर क्लासेस वी हैव टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम ऑफ डीलिंग विद द गार्बेज दैट वी जनरेट. सो इन प्रीवियस अर्लियर क्लासेस वी हैव ऑल्सो सीन ऑल दिस थिंग्स कि गार्बेज जो हम जनरेट करते हैं उसको कैसे डील किया जाता है. लेट अस नाउ लुक एट द प्रॉब्लम अ बिट मोर डीपली, कि ये प्रॉब्लम जो है हम इसको अभी डीप में थोड़ा समझेंगे. So improvement in our lifestyle have resulted in a greater amount of waste material generation. हमारी लाइफस्टाइल में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स हुई है. हमारे पहले के ज़माने में जो लोग जीते थे, हमारे जो पूर्वज है, हमारे दादा दादी, उनकी लाइफस्टाइल और हमारी लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क है. सो उसी की वजह से हमारी जैसी अभी लाइफस्टाइल है, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से जो वेस्ट मटेरियल है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है हमारी जनरेशन में. सो चेंजेस इन द एटीट्यूड also have the role to play with a more and more things we use becoming disposable. कि हम अभी ऐसा एटीट्यूड हो गया है एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी सोसाइटी में, कि हम डिस्पोजेबल चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं. बिकमिंग डिस्पोजेबल का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ें कि जो रीयूज़ ना हो सके. मतलब कि आप कहीं भी चले जाओ, आप चाय पीने चले जाओ या किसी भी नाश्ता जो होते हैं, स्ट्रीट फूड्स जो होते हैं, गुगरा वगैरह सब, सो वहाँ पर आप जाओगे तो आपको वो लोग डिस्पोजेबल डिशेस देंगे. डिस्पोजेबल जो कप होगा, टी का जो कप होगा वो भी डिस्पोजेबल होगा. सो वो सब क्या है, डिस्पोजेबल चीज़ों की वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ गया है. सो चेंजेस इन द पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ आवर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, डिस्पोजेबल थिंग्स तो है, उसके साथ साथ ऐसे भी कुछ पैकेजिंग है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है. मतलब कि कुछ ऐसे वेस्ट है कि जो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब को हम उसको डिग्रेड नहीं कर सकते बायोलॉजिकल. सो वो तो हमारे लिए पॉल्यूशन ही हुआ. चेंजेस इन द पैकेजिंग, कि ऐसे पैकेजेस भी है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है. मोस्टली तो ऐसे ही है, कुछ ऐसे होंगे कि जो बायोडिग्रेडेबल है. सो व्हाट डू यू थिंक विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन आवर एनवायरनमेंट, कि इसका क्या वजह हो सकती है, हमारे एनवायरनमेंट पे इसका क्या असर पड़ सकता है. So here another activity, search on the internet, Google Baba, YouTube, etc. or library to find out the what hazardous material have to be deal with while disposing the electronic items. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खाने पीने की आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी होती है. So how would this material affect the environment? Find out
हाउ प्लास्टिक आर रिसाइकल, कि प्लास्टिक को रिसाइकल भी किया जाता है. डज द रिसाइकलिंग प्रोसेस हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट? सो फाइंड आउट these things. So here our chapter is completed, our chapter is finished. So your homework is exercise questions. Exercise questions are very easy and try to answer it. So thank you. Jai Swami Narayan.